हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना शुरू किया। हम एमपीपीएससी परीक्षा द्वारा अपडेट किए गए सिलेबस में जो दूसरा पेपर है उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से सोशियोलॉजी को निशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। इस यूनिट का ये 7वां टॉपिक है। बाकी के 6 टॉपिक आप हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उनके शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस जरूर बनाइएगा, क्योंकि सिनॉप्सिस से आप बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकेंगे। आज इस वीडियो में हम सिनॉप्सिस कैसे बनाने हैं इस पर भी बात करेंगे और साथ में एक महत्वपूर्ण सामाजिक अवधारणा गोत्र सिस्टम या क्लान सिस्टम पर भी बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लान सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम अपने सिलेबस पे आ जाते हैं। इस सिलेबस में आपने जो पहला पॉइंट दिया हुआ है भारतीय समाज की संकल्पना या समाज की भारतीय संकल्पना, उसमें हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम गोत्र परंपरा या क्लान सिस्टम पर बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज इसे बाइलिंगुअल कीजिए। आज से मैं कोशिश करूंगा कि जो टिपिकल शब्दावलीज हैं, जो हिंदी की कठिन शब्द हैं, उनको हम इंग्लिश में भी उपलब्ध करा दें ताकि आप सब लोग उसे आराम से समझ पाए, पढ़ पाए। और साथ में एक सुविधा और हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हैंड रिटन नोट्स इसी चैनल पर पढ़ाए गए कंटेंट के अवेलेबल हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि आज तक जब भी हमने गोत्र शब्द का वर्णन या क्लान सिस्टम या क्लान का वर्णन सुना तो हमारे दिमाग में फट से एक इमेज बनती है कि हमारे लिए या हमारे किसी दोस्त या किसी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है या लड़की ढूंढी जा रही है। क्योंकि आप सब जो जनरेशन के लोग हैं, हम जो जनरेशन के लोग हैं, हमने गोत्र का उपयोग केवल एक ही चीज के लिए पढ़ा है कि जब भी किसी लड़के की शादी करनी हो, लड़की की शादी करनी हो तो पूछा जाता है कि उसका गोत्र क्या है। उसी समान गोत्र के 2 लोगों में शादी नहीं की जाती है, क्योंकि अब यहां से आपके काम की बातें शुरू होती है। समान गोत्र के लोगों की गोत्र के लोगों में आपस में शादी नहीं की जाती, क्योंकि वे एक दूसरे को अपना भाई बहन क्या स्वीकार करते हैं? भाई बहन या अपने परिवार का सदस्य स्वीकार करते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये वास्तव में गोत्र व्यवस्था है क्या? चलिए आज मैं इसी को आपके दिमाग में क्लियर करने वाला हूं। थोड़ा सा मुझे 5 मिनट स्पेशल चाहिए होगा आपके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बिठाने के लिए। चलिए वहां पर बात करते हैं। आपको शुरुआत में समझना होगा कि समाज या मनुष्य ने ये जो व्यवस्था बनाई है ये कैसी है। देखिए, जब इस पृथ्वी पर पहली बार मानव की उत्पत्ति हुई होगी, तो जब इस पृथ्वी पर पहली बार मानव आया, तो पहली बार जो मानव आया होगा वह भी आजकल के कुत्ते, बिल्ली, जानवर, घोड़े, गधे जैसा जंगल में घुमा करता होगा। उसका केवल जीवन का एक ही उद्देश्य होगा, पेट भर लेना। लेकिन क्योंकि मनुष्य को भगवान ने एक स्पेशल पावर दी थी, और वो पावर थी कौन सी पावर? विचार करने की पावर। इससे उसने क्या करना शुरू किया? धीरे धीरे अपनी वस्तुओं का निर्माण करना शुरू किया। वस्तुएं तो निर्माण होने लगी, लेकिन मनुष्य में सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई। इसलिए हमने धीरे धीरे पृथ्वी पर एक व्यवस्था बनाई जिसे आज हम समाज के नाम से जानते हैं। मनुष्य ने अपने रहने के लिए लोगों का एक समाज बना दिया। और ये समाज होता क्या है? देखो, समाज की अगर एक डेफिनेशन सर्च की जाए तो समाज के अर्थ में या समाज का अर्थ आपको मिलेगा मानव संबंधों के ताने बाने को, मानव संबंधों के ताने बाने या फिर मानव संबंधों से बनी हुई एक व्यवस्था ही समाज है। जब लोगों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उससे जो व्यवस्था बनती है उसे समाज कहते हैं। अब हमने समाज बनाने के लिए, समाज का निर्माण करने के लिए क्या क्या बनाया है, हम उस पर फोकस कर लेते हैं। या हमने लोगों को आपस में जोड़ने के लिए क्या बनाया? देखो, समाज की जो मैकाइवर और पेज की परिभाषा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं। क्या कहते हैं वो? सामाजिक
संबंधों के जाल को, संबंधों के जाल को ही क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। मतलब समाज में संबंध होना जरूरी है, लोगों में आपस में जुड़ाव होना जरूरी है, लोगों को आपस में जोड़ना जरूरी है, तब जाके हम सब आपस में मिलकर रहना शुरू करेंगे और फिर समाज का निर्माण होगा। तो समाज का निर्माण किन किन चीजों से हुआ? समाज का निर्माण सबसे पहले हुआ परिवार से। सबसे पहले मानव ने अपने लिए क्या बनाया? परिवार। देखो आज आप गली में बहुत सारे कुत्ते देखते होंगे, जानवर देखते होंगे, इनका परिवार नहीं होता, इसीलिए इनका कोई समाज नहीं होता। दूसरा, हमने आपस में परिवार बनाने के लिए क्या बनाया? हमने विवाह बनाया। फिर हमने लोगों को और आपस में जोड़ने के लिए क्या बनाया? हमने नातेदारी बनाई। फिर हमने और ज्यादा जोड़ने के लिए क्या बनाया? हमने कुल, वंश और गोत्र व्यवस्थाएं बनाई। अब आज हम इसी में से एक चीज पढ़ने वाले हैं, गोत्र। तो यहां तक आपको एक पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा कि गोत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को या जो मानवों के समूह को, लोगों को आपस में जोड़ देती है, आपस में जोड़ती है या लोगों का एक समूह बना देती है। उस व्यवस्था को गोत्र कहते हैं। गोत्र के जो लोग होते हैं या गोत्र के जो सदस्य होते हैं वे सब आपस में भाई बहन या जुड़े हुए होते हैं। तो लोगों को आपस में जोड़ने के लिए हमारे जो प्राचीन महर्षि हुए, हमारे जिन्होंने समाज का निर्माण किया, उन्होंने गोत्र व्यवस्था बनाई। और ये गोत्र व्यवस्था क्या है? मनुष्य को कुछ कार्यों के लिए निर्देशित करती है और कुछ काम को करने से रोकती है, किसी एक विशेष समूह का सदस्य बनाती है। ऐसी व्यवस्था को गोत्र व्यवस्था कहते हैं। अब गोत्र होता क्या है? अब हम इसे समझ लेते हैं। ये गोत्र या क्लान होता क्या है? देखिए, आप मानिए कि हिंदू धर्म मानता है कि मनुष्य की उत्पत्ति एक व्यक्ति के से हुई जिसे हमने मनु कहा। फिर मनु के दो पुत्र थे, शत्रुपा और दो जो भी रहे, उनके भी दो पुत्र, फिर उनके भी दो पुत्र, उनके भी दो पुत्र, उनके भी दो पुत्र। इस तरीके से समाज आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में 7 अरब लोग हैं। अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति की 50वीं पीढ़ी का जो पूर्वज होगा वो मेरा भी पूर्वज होगा, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंततः पूरा भारत जो है वो इस मनु के पूर्वज है। तो अगर हम सब कहें कि हम सब भाई भाई हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें हमारा जो जुड़ाव है वो कम महसूस होगा। इसलिए हमने क्या किया? हमने छोटी छोटी व्यवस्था बनाई। सबसे छोटी व्यवस्था बनाई परिवार कि जो तात्कालिक रूप से आपके परिवार में आपके साथ लोग रहते हैं, उनको जोड़ने के लिए एक व्यवस्था बनी परिवार। 4-5 पीढ़ी के लोग, 4-5 परिवारों को, 4-5 परिवार या 4-5 पीढ़ी के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए हमने बना दी वंश व्यवस्था। और इसी वंश व्यवस्था का और विकसित स्वरूप, वंश व्यवस्था का विकसित स्वरूप, व्यवस्था का विकसित या विस्तृत स्वरूप ही या इसका ही बड़ा स्वरूप क्या कहलाया? गोत्र। अब गोत्र क्या होता है? किसी एक काल्पनिक पूर्वज की संतानों का समूह जो आपस में अपने पूर्वज की संतान होने के कारण एक समूह के रूप में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं, आपस में एक दूसरे को भाई बहन मान लेते हैं। उन लोगों के इस समूह को हम कहते हैं क्लान, या समूह की जुड़ाव की व्यवस्था ही गोत्र व्यवस्था या क्लान सिस्टम कहलाती है। उम्मीद है आपको ये क्लियर रहा होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो हम इसे और अच्छे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। गोत्र से तात्पर्य सामान्यतः काल्पनिक पूर्वजों या मिथिकल जो पूर्वज हैं उनके समूह से है, या हम सब उनकी संतान है। उनके होने के कारण हमें जो भाई बहन या भाईचारे का भाव आए और उससे जब हम आपस में जुड़ जाएं तो उन लोगों के समूह को, उस बड़े से समूह को, उस बहुत बड़े से समूह को हम कहते हैं गोत्र या क्लान। गोत्र एक पक्षीय परिवार का एक संकल्पना है जिसके सदस्य अपने को एक काल्पनिक पूर्वज का वंशज मानते हैं। ये वाली लाइन पर फोकस कीजिए। जिनके सदस्य एक अपने को एक काल्पनिक पूर्वज का वंशज मानते हैं, उन लोगों के समूह को कहते हैं गोत्र। उन गोत्र के लोगों में आपस में कुछ काम करने का निषेध और कुछ करने की अनुमति विशेष रूप से दी जाती है, इसलिए ये बनाई गई व्यवस्था है। हम आगे चलते हैं। इसे और अच्छे से समझने से पहले हम इसका अर्थ, परिभाषा सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले
हम ये समझ लेते हैं कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले 2 नंबर, फिर 7 नंबर और 10 नंबर में क्या पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं, ताकि एक आउटलाइन हमारी तैयार हो जाए कि इतनी सीमा में हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं। 2 अंकों के प्रश्नों में आज तक आपसे पूछा जा चुका है गोत्र को परिभाषित कीजिए। गोत्र परंपरा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है ये बताइए। गोत्र से क्या आशय है, गोत्र के प्रकार बताइए, गोत्र के नियम लिखिए। आगे 7 नंबर में गोत्र क्या है उदाहरण सहित समझाइए। गोत्र की उत्पत्ति के सिद्धांत लिखिए। भारतीय गोत्र की प्रमुख विशेषता बताइए। गोत्र को परिभाषित करते हुए उसके नियम बताइए। गोत्र और वंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। गोत्र क्या है इसका महत्व बताइए। गोत्र की उत्पत्ति के सभी सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। भातृदल और द्विदल गोत्र व्यवस्था क्या होती है इसको समझाइए। और गोत्र व्यवस्था में आधुनिक समाज में क्या परिवर्तन आया है, ऐसे कुछ बहुत सरल से प्रश्न आपसे बनेंगे। इन सब का आंसर आप सब लोग इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के बाद दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गोत्र शब्द का अर्थ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या होगा उस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, गोत्र की सामान्य परिभाषा तो ये हो सकती है कि गोत्र लोगों का एक समूह है जिसमें वे अपने किसी काल्पनिक पूर्वज के वंशज होने के नाते जुड़ जाते हैं। लेकिन हमें समाज शास्त्र में इसे थोड़े अलग शब्दों में लिखना रहेगा। और वो शब्द कैसे होंगे? सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण आधार सूत्र गोत्र है, ऐसी शुरुआत होनी चाहिए। समाज को संगठित करने के लिए समाज में बनाई गई व्यवस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण व्यवस्था गोत्र है, जिसे हम कहेंगे सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण आधार सूत्र। गोत्र का संबंध परिवार के किसी काल्पनिक या वास्तविक पूर्वज से जोड़ दिया जाता है। अर्थात जब लोग किसी काल्पनिक या वास्तविक पूर्वज का अपने आप को वंशज मानकर आपस में जुड़ जाएं, तो उनके बने हुए उस बड़े समूह को कहते हैं गोत्र। संक्षेप में गोत्र कई वंशों का मिश्रित स्वरूप होता है। देखो, सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। इस परिवारों के बहुत सारे परिवार मिलकर बनाते हैं वंश, और बहुत सारे वंश मिलकर बनाते हैं गोत्र। तो ये याद रखिए, गोत्र जो है परिवार का ही बहुत बड़ा सा समूह है या बहुत बड़ा सा स्वरूप है। ये रक्त संबंधित वास्तविक या काल्पनिक प्रकार के हो सकते हैं। गोत्र की अवधारणा एक पक्षीय होती है। क्या होता है इस शब्द का अर्थ? इसका यह अर्थ होता है कि अगर पिता के बच्चे, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो इस तरीके से ये एक पक्षी चलती है। या फिर दूसरी तरीके से चलेगी, माता, उसकी पुत्री, उसकी पुत्री, उसकी पुत्री, इन सबका समूह वंश कहलाएगा, गोत्र कहलाएगा। तो ये एक पक्षी होती है, तो माता की तरफ से या पिता की तरफ से चलती है, कभी दोनों तरफ नहीं चल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब गोत्र की कुछ परिभाषाएं देखते हैं और आपको इसके बाद डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा कि गोत्र की क्या अर्थ है। मजूमदार और मदान दो बहुत अच्छे समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने इसकी क्या डेफिनेशन कही देखते हैं। एक गोत्र अधिकांशतः कुछ वंशों का योग होता है और ये अपनी उत्पत्ति एक काल्पनिक पूर्वज से मानता है, जो कि मानव के समान पशु, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तु हो सकते हैं। 3 बातें इन्होंने इस परिभाषा में कही। पहला, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है वो क्या है? ये गोत्र अधिकांश तक कुछ वंशों का योग होता है। बहुत सारे वंश मिलकर के बहुत सारे वंशों का योग कर दिया जाए तो एक बड़ा जो समूह बनेगा वो गोत्र हो जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि ये काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं, या फिर वो काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। तो एक काल्पनिक पूर्वज से अपने काल्पनिक पूर्वज की संतान होने के कारण जुड़ने वाले लोगों का समूह होता है। और तीसरी बात कि वो जो काल्पनिक पूर्वज है वो हो सकता है मानव हो, वो हो सकता है पशु हो, वो हो सकता है कोई निर्जीव वस्तु, जैसे कोई पहाड़ से अपने आप को जोड़ लें। आगे मैं इसमें बताऊंगा कि पहाड़ से जोड़ने या पेड़ को गोत्र मान लेने या कुछ तो भी गोत्र मान लेने का क्या अर्थ है, जब हम भारत में इसकी उत्पत्ति देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक परिभाषा आपको क्लियर रही होगी। मजूमदार और मदान कहते हैं एक गोत्र अधिकांशतः 5-6 वंशों का समूह होता है, जिसमें वे किसी एक काल्पनिक पूर्वज या एक काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। यह काल्पनिक पूर्वज मानव के समान कोई पेड़, पशु, पौधा हो सकता है। ये इनकी परिभाषा है। ऐसे ही RN मुखर्जी जो है वो भी एक परिभाषा देते हैं।
गोत्र एक पक्षीय परिवारों की एक संकल्पना है जिसे समस्त सदस्य अपने को एक समान पूर्वज, काल्पनिक और वास्तविक के वंशज मानते हैं। बहुत ही सरल है, 2 लाइन में खत्म कर दी इन्होंने। क्या कहा कि यहां क्या है, यह एक पक्षीय परिवारों का एक संकल्पना है। ये एक संकल्पना है बहुत सारे परिवारों से मिलकर बनी हुई, जिसमें लोग किसी एक काल्पनिक या वास्तविक पूर्वज के वंशज स्वयं को स्वीकार करते हैं, उसे हम गोत्र कहते हैं। और अगर आगे हम बढ़े तो गोत्र के बारे में कुछ बातें हमें याद रख लेनी है। गोत्र कई वंशों का योग होता है, ये पहला पॉइंट याद रहे। इसका संबंध किसी मानव, देवता, पशु पक्षी या निर्जीव वस्तु से हो सकता है। उदाहरण अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बस्तर की जो कोयतुर जाति है उसकी एक उपजाति मुरिया है, और मुरिया के जो लोग हैं वो अलग अलग गोत्र में बटे होते हैं। कोई पशु, ये गोत्र पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, देवताओं से संबंधित होते हैं। जैसे मांडवी का देवता कन्नर डोकरा होता है, तो जो लोग कन्नर डोकरा को अपना देवता मानते हैं वे सब आपस में भाई भाई कहलाते हैं। कुछ लोग इसी के स्थान पर सेन कुंवर को अपना देवता मानते हैं, तो जो लोग मुरिया जनजाति में सेन कुंवर को अपना देवता मानते हैं वे सब एक ही गोत्र के लोग कहलाते हैं, और ये सब आपस में भाई भाई बन जाते हैं। ऐसे ही कोई देवी मुड़िया को जो अपनी देवी मान लेते हैं, या डोकरी देवी को जो अपने देवता मान लेते हैं, वे सब एक गोत्र के बन जाते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो उराव जनजाति पाई जाती है उसमें भी अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई है। जैसे कुछ लोग बाघ को अपना वंशज मानते हैं, तो वे लकड़ा गोत्र के लोग कहलाते हैं। कुछ लोग चिगालो क्या होता है, सियार, तो जो लोग सियार को अपना वंशज मानते हैं या सियार के वंशज स्वयं को स्वीकार करते हैं, वे सब लोग इस चिगला गोत्र के लोग कहलाते हैं। ऐसे ही जंगली कुत्ता होता है जिसे उनकी भाषा में कोया कहते हैं, तो उन लोगों का गोत्र कोया हो जाता है और वे सब आपस में भाई भाई हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग गोत्र बहुत सारे प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। पहले हम विश्व में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो देखेंगे, फिर भारत में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इस पर विचार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गोत्र अंग्रेजी के क्लान या क्लेन का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति यूरोप में स्थित स्कॉटलैंड के पहाड़ी लोगों की भाषा गोलिक या गेलिक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विराज। क्या होता है, विराज। गोत्र वंश का विस्तृत स्वरूप होता है, अर्थात विश्व में भी यह प्रचलित व्यवस्था है। आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम गोत्र की उत्पत्ति के वर्णन या कहां पर मिलता है इसका उदाहरण, आप आंसर करेंगे स्कॉटलैंड। लेकिन ये फालतू की बात है, भारत की जो गोत्र व्यवस्था है वही आपको पढ़नी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय समाज की संकल्पना, भारतीय समाज की संकल्पना, और उसके तहत हमें पहला एक पॉइंट गोत्र पढ़ना है। तो आपको जो बातें लिखनी हो यहां से रहेगी, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए एक पॉइंट दे दिया कि विश्व में भी यह व्यवस्था है, और स्कॉटलैंड में इसके पहली बार वर्णन हमें मिलता है। देखो, भारत में लिखित व्यवस्था का वर्णन अंग्रेजों ने किया, बाद में किया, इसलिए हमारी चीजें बाद में मानी जाती है, उनकी पहले मानी जाती है। भारत में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेदिक काल में मिलता है, जहां पर गोत्र शब्द का अर्थ गौशाला से, गौशाला अर्थात ऐसा स्थान जहां मवेशियों को रखा जाए, उससे होता है। शुरुआत में क्या हुआ होगा, शुरुआत में देखो गाय को धन माना जाता था, गाय को ही पैसे का, देखो जिसके पास जितनी गाय वो उतना धनवान व्यक्ति माना जाता था। इसीलिए द्वापर युग में जो कृष्ण भगवान है वो ग्वाले के रूप में प्रेजेंट किए गए, क्योंकि गाय ही धन था। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक ऐसा युग है, एक ऐसा जमाना है जहां पर नगद पैसा है नहीं, कैश के रूप में कोई पैसा नहीं है, और गाय जो है वो ही धन है, तो एक प्रकार के गायों को ही सब चीजों का आधार बना लिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो गाय को अपनी, जिनके पास जितनी गाय है वो उससे वंशज अपने आप को स्वीकार करने लगेंगे, जुड़ाव महसूस करने लगेंगे। तो गोत्र शब्द गौशाला से पैदा हुआ, ऐसा स्थान जहां मवेशियों को रखा जाता है उसे गोत्र कहा गया। और गोत्र शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में गोत्र के स्थान पर वंश के रूप में किया जाने लगा। पशुओं के स्वामित्व को एक कबीले या एक समूह के लोगों ने या एक परिवार के लोगों ने जब अपने आप में जुड़ाव के लिए उपयोग किया, तो उन्होंने गौशाला को गोत्र कहा, और यहीं से गोत्र की शुरुआत होती है। इसे और आगे मैं डिस्क्राइब कर दूंगा अच्छे से, इसे और आगे समझते हैं। गोत्र की उत्पत्ति, गोत्र किसी काल्पनिक पूर्वज से
उत्पत्ति है, परंतु यहां आवश्यक नहीं कि वहां पूर्वज कोई मानव ही हो, वहां कोई गोत्र पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, भेड़ हो सकता है, आदि भी हो सकता है। अब यहां आप हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो कि सर क्या ही बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। देखो भाई, शुरुआत में जब बहुत सारे लोग इस धरती पर नहीं थे, जब लोगों की संख्या बहुत सीमित थी, तो लोग अपने आप को किसी न किसी समूह का सदस्य मानते होंगे, और वो जिस समूह का सदस्य मानते होंगे उसके लिए एक प्रतीक चिन्ह उपयोग करते होंगे, और उसी प्रतीक से अपनी उत्पत्ति अपने आगे अगले वंशजों को बताते होंगे कि ये हमारा पहचान चिन्ह है, और वही पहचान चिन्ह आगे चलकर उनका वंशज या गोत्र बन गया होगा। शुरुआत में तो ऐसा रहा होगा कि एक ही बुजुर्ग व्यक्ति की जो बच्चे होंगे वो कहलाते होंगे एक गोत्र के, लेकिन धीरे धीरे जब पीढ़ियों में संख्याएं बढ़ती गई होंगी तो उस बुजुर्ग को किसी मानक से तुलना कर करके प्रेजेंट करने की व्यवस्था जन्मी होगी, और वहां पर कुछ लोगों ने पेड़ को अपना या नीम के पेड़ को अपना वंशज या मानक या प्रतीक मान लिया होगा, तो जो नीम गोत्र वाले हैं वो एक समूह बना लेते होंगे। ऐसे ही धीरे धीरे अनेक गोत्र की उत्पत्ति हुई। अगर हम विशेष रूप से हिंदुओं की बात करें तो हिंदू में गोत्र व्यवस्था द्विज वर्णों में पाई जाती थी, जो अद्विज थे उनमें यह व्यवस्था नहीं थी। गोत्र का सर्वप्रथम चर्चा बोधायन नामक ग्रंथ में मिलती है। कहां मिलती है, ये विशेष पॉइंट है, आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम चर्चा जो है आपको वो बोधायन नामक ग्रंथ में मिलती है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है। गोत्र का अर्थ क्या है, तो गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गाय से जन्मा। क्या अर्थ होता है, गाय से जन्मा। हिंदुओं में शुरुआत के जो लोग हैं, ऐसा माना गया कि मनु ने तो मनुष्य की उत्पत्ति की, लेकिन समाज का जब निर्माण हुआ था तब सप्त ऋषि या 7 ऋषियों ने अलग अलग प्रकार के लोगों को शिक्षा दी, और उसी से फिर मानव समाज, सभ्य समाज या जानवर समाज से, जानवर से हम सभ्य मनुष्य के रूप में आए। तो जिस प्रकार से 7 ऋषियों ने हमें शिक्षा दी, उन्हीं 7 ऋषियों के नाम पर शुरुआत में 7 गोत्र बने, फिर इनका द्विविभाजन होते गया, और आज भारत में लाखों गोत्र पाए जाते हैं। तो वो जो 7 गोत्र, सप्त जो ऋषि थे जिन्होंने शुरुआत में शिक्षा दी, वे भारद्वाज, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, जमदाग्नि और गौतम, ये 7 प्रकार के गोत्र जो हैं वो शुरुआती गोत्र माने गए। फिर जब बाद में भारद्वाज गोत्र 2 भागों में बटा, फिर वो जो 2 भागों में बटा वो और आगे चलकर 2 भागों में, और इस तरीके से जैसे मनुष्य आगे आगे बढ़ते गए, संख्याएं बढ़ती गई, गोत्र भी अलग अलग प्रकार से बढ़ते गए। आज हम जो सब लोग हैं, अगर हम किसी का श्राद्ध करने जाते हैं और वहां पंडित जी कहते हैं कि अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए, और हम भूल जाते हैं कि हमारा गोत्र क्या है, तो वो कह देते हैं कि आप मान लो कि आप भारद्वाज गोत्र के वंशज हैं, क्योंकि अंततः सभी हम लोग भगवान मनु की संतान हैं। तो सबसे पहला गोत्र मनुष्य का मनु हुआ, उसके बाद ये 7 भागों में बटा, और उसके बाद फिर लाखों भागों में आज तक बढ़ चुका है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है, इस प्रकार लोगों को अलग अलग छोटे छोटे समूह में बांटने की व्यवस्था गोत्र कहलाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। गोत्र की विशेषताएं हम देख लेते हैं। गोत्र की क्या विशेषता होती है? गोत्र की सबसे पहली विशेषता होती है बहिर्विवाह। जो गोत्र के लोग होते हैं वो आपस में शादी नहीं करते, वो आपस में एक दूसरे को भाई बहन स्वीकार करते हैं। तो पहली विशेषता गोत्र की हो जाती है बहिर्विवाह। गोत्र एक बहिर्विवाही समूह है। एक्सोगेमस या अपने आप में विवाह ना करने वाले लोगों के समूह को एक्सोगेमी कहते हैं। तो ये एक्सोगेमस समूह है। दूसरा, विवाह करने पर उचित नहीं माना जाता है, तो ये बहिर्विवाही समूह है और एक दूसरे से विवाह करने पर उचित नहीं माना जाता है। गोत्र के संगठन का केंद्र एक सामान्य पूर्वज होता है, अर्थात जो गोत्र के लोग होते हैं वे सब किसी एक विशेष पूर्वज से अपनी उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं। अगली बात है, गोत्र नामक संगठन किसी एक पक्षीय माता या पिता से संबंधित होता है, अर्थात इसे मैं शॉर्टकट में कहूं तो यहाँ एक पक्षीय व्यवस्था है, एक पक्षीय व्यवस्था है, ये याद रखिए। गोत्र की चौथी विशेषता हमने बताई, गोत्र एक पक्षीय व्यवस्था होती है, या तो ये माता की तरफ से चलता है या पिता की तरफ से चलता है, दोनों तरफ एक साथ नहीं चल सकता। अगला, गोत्र के लोग आपस में रक्त संबंधी होते हैं। गोत्र का एक विशिष्ट नाम होता है। गोत्र के लोगों में आपस में भावनात्मक जुड़ाव होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, गोत्र की विशेषता क्या है? गोत्र एक बहिर्विवाही समूह होता है।
गोत्र के लोगों में आपस में विवाह संबंध निषेध होते हैं, गोत्र के लोग आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, गोत्र के का एक विशिष्ट नाम होता है या गोत्र की एक विशिष्ट पहचान होती है, गोत्र के लोग आपस में रक्त संबंध से जुड़े होते हैं, गोत्र के जो लोग हैं वो किसी एक सामान्य पूर्वज की संतान स्वयं को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार ये 5-6 विशेषताएं आपको याद रखनी है। आप 5 भी याद रख लेंगे तो एग्जाम में काम हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा सिनॉप्सिस कैसे बनानी है। गोत्र के कुछ नियम होते हैं, गोत्र के क्या नियम होते हैं भैया आप वो भी बता दीजिए। चलिए देखते हैं। गोत्र के बाद विवाह बाद महिला अपने पिता के गोत्र को छोड़कर अपने पति के गोत्र को ग्रहण करती है। ये पहला नियम है महिलाओं के लिए। गोत्र का पहला नियम क्या है कि विवाह के बाद महिला अपने पिता के गोत्र को छोड़कर अपने पति के गोत्र को स्वीकार कर लेती है। अगला नियम है समान गोत्र के सदस्य विवाह नहीं करते हैं, अर्थात ये वर्जित माना जाता है। ये दूसरा नियम है। तीसरा, भारत में पितृवंशीय गोत्र परंपरा प्रचलित है जिसमें पुरुष पूर्वज की मान्यता होती है, अर्थात गोत्र में पुरुष पूर्वज की मान्यता है, ना कि महिला पूर्वज की मान्यता होती है। ये 3 नियम भारत में प्रचलित है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गोत्र के प्रकार, तो गोत्र के प्रकार हम 2 प्रकार से देखने वाले हैं या 2 अलग अलग तरीके से गोत्र को हम डिवाइड करेंगे। कैसे? प्रमुख गोत्र निम्न 2 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। कैसे बांटे जा सकते हैं? पितृवंशीय गोत्र और मातृवंशीय गोत्र। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पेट्रीलिनियर क्लान और मेट्रीलिनियल, मतलब पिता की तरफ से क्लान या पिता के वंश का गोत्र और माता के वंश का गोत्र। तो पेट्रीलिनियर क्लान जो होता है वो क्या होता है? पितृवंशीय गोत्र के अंतर्गत पिता या कुटुंब के सभी पुरुष वर्ग के सदस्य आते हैं। पितृवंशीय गोत्र में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब यही बात हम मातृवंशियों के लिए करेंगे तो वहां पुरुषों को शामिल नहीं किया जाएगा, महिलाओं को ही शामिल किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आपके दादाजी के बेटे आपके पिता के बेटे आप, और आपका भी बच्चा, इन सबका जो एक गोत्र होगा इसे हम कहेंगे पितृवंशीय गोत्र व्यवस्था। अगर ये भारत में ना होती तो दूसरी होती। वो क्या होती कि आपकी माता, आपकी बहन, उनकी बेटी और उनकी भी बेटी, अर्थात आपकी दादी की बेटी की फिर बेटी, और इस प्रकार जो व्यवस्था चलती वो मातृवंशीय गोत्र व्यवस्था कहलाती। तो ये 2 प्रकार की पेट्रीलिनियर गोत्र व्यवस्था और मैट्रीलिनियर गोत्र व्यवस्था के रूप में प्रचलन में है। आगे हम देखते हैं इसी में इस गोत्र को 2 अलग अलग प्रकार से और भी बांटा जा सकता है। काइंड ऑफ क्लान्स में हम भातृदल या फैक्ट्रीज, इंग्लिश में कहेंगे फैक्ट्रीज। क्या कहेंगे? फैक्ट्रीज। तो याद रखिएगा फैक्ट्री और मोइटी, ये 2 प्रकार से इसे बांटा जा सकता है, भातृदल और द्विदल। ये क्या होता है ये भी समझते हैं। जब हम किसी कारण विशेष से लोगों का एक ग्रुप बना देते हैं तो उसे कहते हैं फैक्ट्री। याद रखिएगा, जब किसी कारण विशेष से कई कुल एक बड़े समूह के रूप में संयुक्त हो जाते हैं तब ऐसे समूह को भातृदल कहते हैं। मान लीजिए आज से 100 साल पहले फूल लाने वालों का एक समूह बन गया और वे आपस में एक ही वंशज की संतानें कहलाने लगे, तो उनका जो समूह होगा वो भ्रातृदल या फैक्ट्रीज कहलाएगा। किसी एक विशेष कारण से जुड़े हुए लोगों के समूह को कहते हैं भ्रातृदल। ये गोत्र का एक स्वरूप होता है। आगे द्विदल क्या होता है? कई जनजातियां अपने आप को 2 टुकड़ों में बांट देती है। देखो, कई जनजातियों में पूरे गोत्र को 2 भागों में बांट देते हैं। वे आपस में एक स्वतंत्र गोत्र की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें द्विदल या गोत्र समूह कहा जाता है। उदाहरण, बोंदो सामाजिक संगठन जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। अधिकांश समाज गोत्र जो है वो 2 भागों में बटी होती है, इसलिए इसे द्विदल व्यवस्था या मोइटी कहा जाता है। ये दोनों आपको याद रखने। 3-3 नंबर में इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं। 3 नंबर में ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, पितृवंशीय गोत्र क्या है, मातृवंशीय गोत्र क्या है। क्योंकि अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम मूल रूप से इसी को पढ़ लेते हैं। अगले जब ये टॉपिक्स जल्दी जल्दी हम खत्म कर लेंगे तो फिर हम राइटिंग प्रैक्टिस या क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी सीखेंगे। वहां पर ऐसे 3-3 नंबर के प्रश्नों में कैसे आंसर करना है, 2 नंबर के प्रश्न में क्या लिखना है वो मैं सिखाऊंगा। गोत्र के क्या कार्य हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये जो हमारे पूर्वज से कितने पागल थे, इन्होंने गोत्र क्यों बना दिए, ये क्या चीज बनाई ही क्यों? भाई हर चीज बनाई गई है समाज को आपस में जोड़कर रखने के लिए, और वो उसी में से एक चीज गोत्र थी। परिवार के समान ही गोत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो समाज एवं व्यक्ति के लिए महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। क्या महत्व रखता है? पहला, पारस्परिक सहायता।
अब देखो उस जमाने में ऐसा तो कोई टेक्नोलॉजी था नहीं कि फोन पे आप लोगों से मदद मांग लो। उस जमाने में पारस्परिक रूप से लोगों को जोड़ना ही जरूरी था, इसलिए गोत्र व्यवस्था बनाई गई। आपस में सब लोग जब जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा समूह बन जाता है और वो किसी भी प्रकार के कबीले से युद्ध लड़ करके खुद को जिता सकते हैं, इसलिए सुरक्षा की भावना भी चाहिए। व्यवहार पर भी व्यक्ति के नियंत्रण रखना था, इसलिए भी गोत्र बनाया गया। बहिर्विवाह संबंधी नियमों का पालन भी करवाना था, धार्मिक कार्य भी कराने थे, संपत्ति की सुरक्षा भी करवानी थी, राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना भी था, एकता की भावना भी बनाए रखनी थी और सामाजिक सौहार्द भी बनाए रखना था। तो समाज में बहुत सारे ऐसे कार्य, एकता की भावना स्थापित करने के लिए, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, लोगों को राजनीतिक स्वरूप देने के लिए, धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए, उनके विवाह संबंधित नियमों का निर्धारण करने के लिए गोत्र व्यवस्था बनाई गई है। इन 7, 8, 9, 10 पॉइंट में आपको जितने भी याद रहे वो सब सफिशिएंट रहेंगे। आप 5 भी याद करेंगे तो चल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो गोत्र परंपरा है वो शिथिल हो चुकी है, ठंडी पड़ चुकी है। तो आजकल गोत्र व्यवस्था जो है वो बहुत धीमी पड़ गई। पहले जो गोत्र व्यवस्था थी वो अपने कठोर स्वरूप में थी, अपने गोत्र के लिए कुछ विशेष नियम थे, उनका पालन करना ही पड़ता था। आजकल कोई गोत्र की नाम तक पहचानता नहीं है, ये बहुत शिथिल पड़ चुकी व्यवस्था हो गई है। क्यों? ऐसा कारण पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि गोत्र व्यवस्था वर्तमान में विलुप्ति की कगार पर है। ऐसा पहला कारण है प्रेम विवाह। जब से ये प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज के स्थान पर लव मैरिज का कॉन्सेप्ट आया, या फिर कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट आया, या फिर अब लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आया, उसने सबसे ज्यादा प्रहार किया गोत्र व्यवस्था पर। क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम विवाह करता है तो गोत्र देखने की व्यवस्था ही नहीं होती, गोत्र वोत्र कोई नहीं देखा जाता, भले आपस में पुराने पूर्वजों के हिसाब से भाई बहन क्यों ना रहे हो वो विवाह कर लेते हैं, इसलिए यह व्यवस्था शिथिल हो गई। वैधानिक व्यवस्था, हमारी जो कानून है, हमारा जो संविधान है, उसने सबको समानता दी, सबको स्वतंत्रता दी, इस कारण से गोत्र व्यवस्था शिथिल पड़ी। आधुनिकीकरण जब हुआ तो लोग शहर में बसने लगे और आधुनिकीकरण के कारण शहरीकरण हुआ, और शहरीकरण में ये सब कॉन्सेप्ट भूलकर लोग शिक्षा पर फोकस करने लगे। फिर पश्चिम का प्रभाव चला तो हमारे देश में गोत्र व्यवस्था हमारी खुद की थी। जब हमारा पश्चिम से कनेक्शन हुआ, वहां पर कोई ऐसी गोत्र व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था नहीं थी, तो वो व्यवस्था हमारी समाप्त होने लगी। भारतीय संस्कृति को लोग धीरे धीरे भूलने लगे। और साथ में कुछ कारण बताए जा सकते हैं, जैसे उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव, या हम कह सकते हैं नैतिक मूल्य या नैतिक रूप से हमारा जो जुड़ाव है उसकी कमी। अब गोत्र तो क्या है, हजारों लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। आजकल तो लोग अपने ही परिवार में भाई को भाई नहीं कह रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव इतना अधिक है, नैतिक मूल्यों का हास इतना हो चुका है कि अपने सगे भाई को वो भाई नहीं मानने को तैयार है, तो किसी जन्म पुराने व्यक्ति को अपना भाई स्वीकार करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए भी धीरे धीरे गोत्र व्यवस्था शिथिल होती गई। ये इसके प्रमुख कारणों में से एक रहा। एक छोटा सा शब्द और मुझे अच्छा लगा जो आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं, पिंड। पिंड क्या होता है? हिंदू धर्म में पिंड का अर्थ है समान पूर्वज। ये भी गोत्र जैसा ही है। देखो, कॉमन मैन एसेंटर्स, ये क्या होता है? जो एक ही व्यक्ति या पितृ या पिंड को अपना पूर्वज स्वीकार करते हैं, उन सब लोगों के समूह को पिंड कहा जाता है या सपिंड कहा जाता है। ये भी एक हिंदू धर्म की विचारधारा है, लेकिन ये सब चीजें खत्म, समाप्त सी हो चुकी है। आप सब लोगों को जो हमने गोत्र नाम का टॉपिक पढ़ा, उम्मीद है पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। गोत्र क्या होता है, गोत्र के प्रकार, गोत्र की विशेषता। अब हम देख लेते हैं कि इसका सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाएगा। अगर सिनॉप्सिस की बात की जाए तो हम सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे? देखो, सिनॉप्सिस जो है वो कैसे बनाया जाता है। सामान्यतः जब हम कोई टॉपिक लिखते हैं तो उसका नाम और उसके बेसिक से फीचर्स, जैसे पहला अर्थ, और अब आपको दो लाइन में अपने शब्दों में इसका अर्थ जो मैंने पढ़ाया उसके आधार पर लिखना होगा। फिर इसकी परिभाषा, आपको दो समाजशास्त्रियों की दो छोटी छोटी परिभाषा जो कीवर्ड्स है उनके आधार पर लिखनी है। फिर तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसके प्रकार। तो प्रकार को आप डीप में ना जाकर केवल नाम भर लिखेंगे और इस तरीके से दोनों प्रकार आप दो लाइन में, एक लाइन में खत्म कर लेंगे। फिर चौथा, इसकी जो विशेषता है उसकी विशेषताओं को केवल कीवर्ड्स के फॉर्म में
एक ही लाइन में सारी विशेषताएं लिख लेंगे। ऐसे ही इसका महत्व, और आखिरी में छठा पॉइंट, इसमें जो आए परिवर्तन है उनको भी कीवर्ड्स के रूप में आप लिख लेंगे। आपको नोट्स मेरे द्वारा अवेलेबल करा दिया जाएगा, जो डिटेल होगा। आपको जो अपना नोट्स बनाना है वो सिनॉप्सिस के रूप में इस तरीके से बनाना है, ताकि पूरा पेज देखकर आपको पूरी बात 5 मिनट में रिवाइज करने में भी आसान रहे और बहुत अच्छे से आप फटाफट इसे याद कर सकें। इसलिए ऐसा सिनॉप्सिस फॉर्मेट का नोट्स आप सबका बना हुआ होना चाहिए। जो भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो सारे टॉपिक्स के सिनॉप्सिस नोट्स जरूर बनाइएगा। सिनॉप्सिस नोट्स जल्दी से याद हो जाते हैं, आसान होते हैं रिवीजन करने में, और इनको देखकर हम बहुत सारे पॉइंट को आसानी से याद कर सकते हैं। इसलिए सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप सिनॉप्सिस नोट जरूर बनाइए। गोत्र व्यवस्था क्या है? गोत्र एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य लोगों को आपस में जोड़ना था। एक ही वंशज के जितने भी पूर्वज हैं, जब वो आपस में जुड़ जाएं तो उसी व्यवस्था को गोत्र कहते हैं। इस प्रकार आज हमने गोत्र व्यवस्था को पढ़ा है। अगले टॉपिक को लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। सभी को नमस्कार। सभी सिनॉप्सिस के फॉर्म में नोट्स बनाना जो शुरू कर दें। इंग्लिश मीडियम वाले चिंता ना करें, उनके लिए हम कुछ व्यवस्था जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।